हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल माय एजुकेशन मेंटर में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर में होंगे। अगर आपको किसी भी वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर मुझसे पूछें। और फ्रेंड्स, मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर लीजिए। आज की जो क्लास है वो नवोदयवाद की 3rd क्लास है और ये हमारी उदारवाद से संबंधित लास्ट क्लास होगी। तो आप लोग कमेंट में जितने भी आपकी क्वेरीज हैं, जितने भी डाउट्स हैं, उसको जरूर पूछें ताकि मैं आपके जितने भी क्वेरीज हैं उनको क्लियर कर सकूं और नेक्स्ट टॉपिक को जल्द से जल्द स्टार्ट करूं। अगले विचारक है रॉबर्ट नॉजिक। उनका जीवन काल है 1938 से 2002 तक का। इन्होंने बुक्स लिखी एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया 1974 में, फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशन 1981 में, थर्ड इनवेरिएंसेस द स्ट्रक्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड 2001 में ये उन्होंने बुक लिखी। द एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया 1975 में उन्होंने स्वामित्व का सिद्धांत दिया। ठीक है, स्वामित्व का सिद्धांत दिया उन्होंने 1974 में। रॉबर्ट नॉजिक ने जब स्वामित्व का सिद्धांत दिया तो उसमें उन्होंने व्यक्ति की स्वायत्तता और उसकी प्राथमिकता पर बहुत ज़्यादा बल दिया और उन्होंने कहा कि इस भौतिक दुनिया में पहले किसी का भी किसी पर नियंत्रण नहीं होता था और व्यक्ति जो प्राणी है उसने धीरे धीरे भौतिक वस्तु पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया और उसने पूरे समाज पर नियंत्रण करने की उसमें लालसा जगने लगी। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, सारी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, स्वायत्तता है और स्वामित्व है वो सारी चीज़ें सीमित होने लगी। हाँ फ्रेंड, स्वामित्व का सिद्धांत जिसे इंग्लिश में हम थ्योरी ऑफ सेल्फ ऑनरशिप कहते हैं, उसमें उन्होंने व्यक्ति की स्वायत्तता और स्वतंत्रता और व्यक्ति की प्राथमिकता पर बहुत ज़्यादा बल दिया और उन्होंने कहा कि ये जो भौतिक दुनिया है उस पर पहले किसी का भी नियंत्रण नहीं था, लेकिन जो मनुष्य प्राणी है वो तर्कशील और विवेकशील है और वो हमेशा कुछ ना कुछ नया खोजता ही रहता है। इस प्रवृत्ति के कारण मनुष्य ने क्या किया, पूरी भौतिक विश्व की जो पूरा भौतिक विश्व है उस पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे समाज बना, राज्य बना और ये नियंत्रणकारी संस्थाएं बनी। ठीक है, तो वो कहते हैं स्पष्ट शब्दों में कि व्यक्ति की संपत्ति यानी भौतिक विश्व पर व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए, किसी राज्य या किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं है। तो व्यक्ति को अपनी संपत्ति का स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए। ठीक है, और व्यक्ति जो है वो स्वायत्त होना चाहिए, व्यक्ति स्वायत्त होना चाहिए और व्यक्ति के पास संपत्ति का स्वामित्व होना चाहिए। लेकिन वो कहता है कि संपत्ति जो है व्यक्ति का सिर्फ वही संपत्ति होगा जो वो स्वयं अर्जित करता है और कहते हैं कि जो धोखे से या चोरी से जो भी संपत्ति अर्जित की गई है वो उस संपत्ति पर व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं है, उस पर राज्य को नियंत्रण लगाना चाहिए, व्यक्ति उसको नियंत्रित कर सकता है। और जो व्यक्ति का संपत्ति का अधिकार है वो व्यक्ति का मूल अधिकार होता है। तो उन्होंने संपत्ति के अधिकार का समर्थन किया और व्यक्ति के स्वामित्व का सिद्धांत दिया। वो भी अन्य नवोदारवादी है की तरह ही वो राज्य को कहते हैं कि राज्य जो है आर्मी या पुलिस की तरह काम करनी चाहिए। ठीक है, आर्मी और पुलिस से उनका तात्पर्य है कि राज्य के काम सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। ठीक है, और व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, व्यक्ति के लिए एक सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध कराए। और मुख्य काम ये है कि एक मुक्त बाजार उपलब्ध कराए जिसमें व्यक्ति जो है अधिक से अधिक अपने आर्थिक क्रियाओं को बढ़ा सके। जो नव उदारवादी वो कहते हैं कि राज्य वर्तमान में कैसा हो गया है,
वो व्यक्ति की प्राकृतिक अवस्था में हस्तक्षेप कर रहा है, अवस्था में हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, जो व्यक्ति को उदारवादी, स्वतंत्र, विवेकशील प्राणी मान रहे हैं, उसमें जो राज्य वो हस्तक्षेप कर रहा है, क्योंकि राज्य व्यक्ति के लिए कोई कार्य छोड़ ही नहीं रहा है। तो व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति सोच नहीं पा रहा है, व्यक्ति की सोचने की जो सीमा है वो सीमित हो गई है, क्योंकि व्यक्ति के बदले अब राज्य सोच रहा है उसके लिए। तो क्या करना है, क्या करना चाहिए, उसके जीवन में किन चीजों की आवश्यकता है, वो सब कार्य अब राज्य कर रहा है। इसलिए उसकी प्राकृतिक अवस्था में राज्य हस्तक्षेप करने लगा है और पूरी तरीके से कर भी रहा है। इन नव उदारवाद के फलस्वरूप पूरे विश्व में 91 के बाद पूरे विश्व में वैश्वीकरण का दौर शुरू होता है। ठीक है, निजीकरण का दौर शुरू होता है। अगला औद्योगिकरण का दौर शुरू होता है। फ्रेंड्स, 1976 में मिल्टन फ्रीडमैन को भी नोबेल पुरस्कार मिलता है और उन्होंने जो फ्री टू चॉइस का जो सिद्धांत दिया था कि व्यक्ति को अपने लिए अपने लिए क्या करना है, कौन सा व्यवसाय करना है, कौन से संगठन में जाना है, कौन से कंपनी में उसे काम करना है, इस तरह के चॉइसेस उसको मिलने चाहिए। ठीक है, इस तरीके का वो सिद्धांत दे रहे हैं। अब देखते हैं कि नव उदारवाद के विचारों के आने का क्या परिणाम हुआ। नव उदारवाद का परिणाम क्या हुआ? सबसे पहले पूरे विश्व में वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। हम देखते हैं कि चाइना में बनने वाला प्रोडक्ट अब भारत में मिलता है। भारत के प्रोडक्ट देश के बाहर की सीमा में सप्लाई होते हैं। जापान के जो टेक्निक्स हैं वो दुनिया के विभिन्न कोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक देश की अर्थव्यवस्था जो है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था से मिल रही है, यानी सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं मिलकर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, और लोगों का एक देश में जाना और आना बिल्कुल आसान हो गया। जो कागजी कार्रवाइयां पहले होती थी कि एक दूसरे देश में जाने के लिए थोक भर के कागजी कार्रवाई होती थी, ये चीज साइन करना, दूसरी चीज साइन करना, तो वो सारी जो नियम है वो सारे खत्म कर दिए गए और आवास और प्रवासन की जो प्रक्रिया है थोड़ी लचीली कर दी गई। उसके बाद आता है कि वैश्वीकरण के कारण उदारीकरण आया। उदारीकरण आता है जिसकी वजह से जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो पूरे विश्व में फैल जाती है और लोकतांत्रिक देशों ने भी उदारीकरण पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया। ठीक है, यानी अब लोकतंत्र के साथ भी पूंजीवाद है, तानाशाही व्यवस्था के साथ भी पूंजीवाद है और एक धर्म आधारित शासन व्यवस्था के साथ भी पूंजीवाद काम कर रही है। इस तरीके से जो पूंजीवाद है अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण ना रखने की प्रक्रिया है वो पूरे विश्व में फैल जाती है और निजी क्षेत्रों में राज्य का जो हस्तक्षेप है वो कम होने लगता है। ठीक है, भारत ने 1992 में उदारीकरण की नीति को अपनाया था। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड कि पूरे विश्व में निजीकरण की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, उद्योग धंधे जो है दो भागों में बंटने लगते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, सिर्फ आवश्यक हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, तो निजीकरण का दौर भी शुरू होने लगा और लोगों पर राज्य नियंत्रण नहीं करेगा, लोगों को कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देगा। इस तरह की नीतियां नव उदारवाद के कारण पूरे विश्व में फैल जाती हैं। फ्रेंड्स, आज मैंने लिबरलिज्म को खत्म कर दिया है, पूरा हो गया हमारा लिबरलिज्म, जिसमें मैंने शास्त्रीय उदारवाद, आधुनिक उदारवाद और नव उदारवाद को पढ़ाया है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन होती है या कोई डाउट है आप लोगों को तो कमेंट में क्वेश्चन करके जरूर पूछिए।
और आप लोगों को मेरी क्लास में क्या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है या फिर क्या कमी लग रही है, ये मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, टेलीग्राम लिंक को जाकर ज़रूर ज्वाइन कर लें। थैंक यू।